हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सज्जा ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, साइंस 1 का चैप्टर नंबर 2। हमने दो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट दो साइंटिस्ट के पढ़ लिए, डोब्रेनियर का पढ़ लिया, न्यूलैंड का पढ़ लिया। डोब्रेनियर ने बनाया ड्राइट, न्यूलैंड ने बनाया ऑक्टेव। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंडलीव का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो कुछ इंट्रोडक्शन है जो मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, इसी के बेसिस पर मैं तुमको पूरा क्लासिफिकेशन समझाऊंगा। डिमित्री मेंडलीव वॉज अ प्रोफेसर इन सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी। इन्होंने यहाँ से पढ़ाई भी की और इस यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर भी रहे, और इनके पिताजी जो थे वो भी इसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके। ड्यूरिंग हिज टाइम 63 एलिमेंट्स वर नोन। इनके टाइम पे 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए थे। डिमित्री मेंडलीव के टाइम पर कितने एलिमेंट नोन थे? 63 एलिमेंट्स वेर नोन एट द टाइम ऑफ डिमित्री मेंडलीव। मेंडलीव डेवलप्ड द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट ड्यूरिंग द पीरियड 1869 टू 1872। इन्होंने एलिमेंट का एक पीरियोडिक टेबल बनाया, ठीक है। कब से कब तक बना वो टेबल? 1869 से लेकर तो 1872 तक, यानी उन्होंने इतनी मेहनत की, इतना टाइम लिया और फिर एक पीरियोडिक टेबल एलिमेंट का हमको बनाकर दी। मेंडलीव कंसिडर्ड द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, नेमली एटॉमिक मास। इन्होंने भी एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए एलिमेंट की कौन सी प्रॉपर्टी पे सबसे ज्यादा फोकस किया? एटॉमिक मास। जिस तरह डोब्रेनियर ट्राइड ने भी एटॉमिक मास को कंसीडर किया था, न्यूलैंड ने भी एटॉमिक मास को कंसीडर किया था, तो इन्होंने भी वही ट्रेंड फॉलो किया। इन्होंने भी एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए एलिमेंट की कौन सी प्रॉपर्टी पे ज्यादा फोकस किया? वो था एटॉमिक मास। अब आगे उन्होंने किया क्या? He made a separate card for every known element। उनके टाइम पे कितने एलिमेंट थे? 63। हर कार्ड के लिए, हर एलिमेंट के लिए उन्होंने सेपरेट कार्ड बनाया। इसका मतलब हर एलिमेंट को सेपरेट कार्ड पर लिखा, और सिर्फ एलिमेंट, उस कार्ड पर सिर्फ एलिमेंट का नाम नहीं लिखा, एलिमेंट के नाम के साथ साथ एलिमेंट का एटॉमिक मास भी उन्होंने लिखा कार्ड। तो उनके टाइम पे 63 एलिमेंट नोन थे, तो उन्होंने क्या किया? उन सारे 63 एलिमेंट के लिए, सारे 63 एलिमेंट को अलग अलग कार्ड पर लिखा एटॉमिक मास के साथ, ठीक है। कार्ड पर सबसे पहला उन्होंने एलिमेंट का नाम और उनके एटॉमिक मास लिखा। उसके बाद उन्होंने किया क्या? Then he arranged the card in an increasing order of their atomic mass। और बाद में उन्होंने कार्ड को अरेंज किया एज पर द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। सबसे पहला उन्होंने क्या किया? सबसे पहला उन्होंने हर एलिमेंट के लिए अलग कार्ड बनाए, उस पर एलिमेंट का नाम लिखा और उस पर एलिमेंट के नाम के साथ साथ एलिमेंट का एटॉमिक मास भी लिखा। उसके बाद उन्होंने वो सारे कार्ड को, एलिमेंट के नाम वाले सारे कार्ड को अरेंज किया एज पर द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा। अच्छा, अब कार्ड को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पर उन्होंने अरेंज तो कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उसके बाद उन्होंने एलिमेंट्स पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। एलिमेंट्स पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। उन्होंने देखा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के साथ रिएक्ट होते हैं। तो उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सारे एलिमेंट से रिएक्ट करवाया, और जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सारे एलिमेंट से रिएक्ट करवाया तो उसके बाद उनको जो कंपाउंड मिला उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उन्होंने लिखा, ठीक है। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एलिमेंट का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ। तो जो एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं वो ऑक्साइड बनाते हैं, जो एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ मिलेंगे तो वो जो कंपाउंड बनता है उसे हम हाइड्राइड कहते हैं।
ठीक है। ऑक्सीजन के साथ मिलने वाले एलिमेंट, रिएक्ट होने वाले एलिमेंट, जब एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, ठीक है, तो वो जो कंपाउंड होता है उसे हम ऑक्साइड कहते हैं। और एलिमेंट जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होता है तो वो जो कंपाउंड बनता है उसको हम हाइड्राइड कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लिया क्योंकि वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। अब फिर क्या किया उन्होंने, देन ही ट्रांसफॉर्म्ड देम into a table in accordance with the physical and chemical properties of this element। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है हमको, इस वजह से मेंडलीफ के क्लासिफिकेशन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिला। देखो सबसे पहला उन्होंने किया क्या था, उन्होंने सारे एलिमेंट के नाम को अलग अलग कार्ड पर लिखा एटॉमिक मास के साथ। बाद में उन्होंने उन कार्ड को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास में। फिर उस अरेंजमेंट को उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया, कन्वर्ट किया। उस अरेंजमेंट को उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया, कन्वर्ट किया। किसमें कन्वर्ट किया? उन्होंने कन्वर्ट किया टेबल में। किसमें कन्वर्ट किया? टेबल में। कौन से अरेंजमेंट को उन्होंने टेबल में कन्वर्ट किया? वो कार्ड वाले अरेंजमेंट को उन्होंने फिर टेबल में कन्वर्ट किया, मतलब उन्होंने टेबल बनाया। अच्छा, वो जो टेबल उन्होंने बनाया ना, वो किसके अकॉर्डिंग बनाया? वो बनाया एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। जब उन्होंने वो कार्ड को टेबल में ट्रांसफॉर्म किया ना, तो टेबल में ट्रांसफॉर्म किया, तो टेबल में जब कार्ड को ट्रांसफॉर्म किया तो उन्होंने किसका सहारा लिया? अब उन्होंने एटॉमिक मास का सहारा नहीं लिया, जितना एटॉमिक मास का काम था वो हो चुका। अब उन्होंने सहारा लिया एलिमेंट की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज का। अब यहां पर कौन सी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की जा रही है? तो यहां पर बात किया जा रहा है हाइड्राइड का, ऑक्साइड का। मैं यहां पर लिखता हूं हाइड्राइड, ऑक्साइड, मेल्टिंग पॉइंट, उसके बाद जो है वो है तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, अब यहां पर जो मैंने लिखा है, ये जो चीज मैंने अभी लिखा है ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि न्यूलैंड ने, डॉबरेनियर ने ये सब कुछ नहीं किया। हटके जो काम किया वो इन्होंने किया। यहां पर बोला है कि देन ही ट्रांसफॉर्म्ड देम। किसको ट्रांसफॉर्म किया? ट्रांसफॉर्म का मतलब कन्वर्ट। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है? कन्वर्ट कर। कह रहे भाई किसको कन्वर्ट किया? अरे भाई वो जो अरेंजमेंट था ना कार्ड वाला, उसको उन्होंने कन्वर्ट किया। किसमें कन्वर्ट किया? टेबल में कन्वर्ट किया। अच्छा, किसकी मदद से टेबल में कन्वर्ट किया? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस एलिमेंट। अब वो कौन सी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है? हाइड्राइड, ऑक्साइड, ये केमिकल प्रॉपर्टी है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने वो कार्ड वाले अरेंजमेंट को ट्रांसफॉर्म किया टेबल में। चलो भाई, अब टेबल बन गया। टेबल बनने के बाद उन्होंने क्या देखा? आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग ऑल द नोन एलिमेंट इन अ टेबल, सारे नोन एलिमेंट को टेबल में ऑर्गेनाइज करने के बाद ही फाउंड दैट, उन्होंने देखा एलिमेंट with similar physical and chemical property repeat after a definite interval। समझो बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। क्या बोल रहा है? आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग ऑल द नोन एलिमेंट इन अ टेबल, सारे नोन एलिमेंट को टेबल में ऑर्गेनाइज करने के बाद ही फाउंड दैट, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एलिमेंट विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट है वो रिपीट हो रहे हैं आफ्टर अ डिफाइंड इंटरवल, यानी फिक्स्ड इंटरवल के बाद एलिमेंट की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टियां रिपीट हो रही है।
एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पीरियड के बाद एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है। ये उन्होंने नोटिस किया। कब नोटिस किया? जब उन्होंने एलिमेंट को ऑर्गेनाइज किया टेबल में। तो बच्चों, क्या उन्होंने सबसे पहला टेबल बनाया? नहीं। सबसे पहला उन्होंने हर एलिमेंट के लिए अलग कार्ड बनाया, उस पर एलिमेंट का नाम और एटॉमिक मास लिखा। उसके बाद उस कार्ड को उन्होंने अरेंज किया एज पर द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास। और उसके बाद उन्होंने फिर एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस पर उस कार्ड वाले अरेंजमेंट को ट्रांसफॉर्म किया टेबल में। और टेबल में ट्रांसफॉर्म करने के बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है कुछ पर्टिकुलर फिक्स टाइम इंटरवल के बाद। और इस बेसिस पर उन्होंने एक लॉ बनाया और वो लॉ को हम बोलते हैं पीरियोडिक लॉ। अब यहां पर बात आ रही है पीरियोडिक लॉ की। मेंडलीफ लॉ नहीं बोला, पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक, मैंने ऑलरेडी बोला था कि ये जो पीरियोडिसिटी का जो दौर चला ना, ये न्यूलैंड ने बीज डाली थी पीरियोडिसिटी की। न्यूलैंड ने क्या बोला था कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी उसके पहले एलिमेंट से। तो प्रॉपर्टीज जब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट होती है ना, तो उसको हम कहते हैं पीरियोडिसिटी। तो उन्होंने लॉ बनाया और उन्होंने क्या कहा? देखो मेंडलीफ का लॉ क्या बोलता है? प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास। एलिमेंट की प्रॉपर्टी, एलिमेंट की प्रॉपर्टी, एलिमेंट की प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। एलिमेंट की प्रॉपर्टी आर द पीरियोडिक फंक्शन। एलिमेंट की प्रॉपर्टीज दोबारा रिपीट होगी, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होगी। कब रिपीट होगी? फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास, जब हम एलिमेंट को अरेंज करेंगे एज पर द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास। ये उस लॉ का मतलब है, ये उस लॉ के स्टेटमेंट का मतलब है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास। इसका मतलब एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद दोबारा रिपीट होगी। कब? जब हम एलिमेंट को अरेंज करेंगे एज पर द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास के बेसिस पर। ये इस लॉ का मतलब है। बात समझ में आ गई? उसके बाद उन्होंने अपने टेबल, उनके टेबल में तुमको हॉरिजॉन्टल रो भी देखने को मिलेगी और तुमको वर्टिकल कॉलम भी देखने मिलेगा। तो उन्होंने हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम का नाम दिया। हॉरिजॉन्टल रो का नाम क्या दिया उन्होंने? पीरियड। और वर्टिकल कॉलम का नाम क्या दिया उन्होंने? ग्रुप। हॉरिजॉन्टल रो का नाम क्या दिया उन्होंने? पीरियड। और वर्टिकल कॉलम का नाम क्या दिया उन्होंने? ग्रुप। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके टाइम पे सारे 63 नोन एलिमेंट्स के नाम को कार्ड पर लिखा एटॉमिक मास नंबर के साथ। हर एलिमेंट के लिए अलग कार्ड बनाया, एलिमेंट के लिए अलग कार्ड बनाया, उस पर एलिमेंट का नाम लिखा, उस पर एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखा और उसके बाद उसी कार्ड को उन्होंने अरेंज कर दिया एज पर द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास। यानी यहां पर उन्होंने एटॉमिक मास का इस्तेमाल किया। अगर वो एटॉमिक मास का इस्तेमाल नहीं करते ना बच्चों, तो ये लॉ बनता ही नहीं। और उसके बाद उन्होंने क्या देखा? उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया? उस अरेंजमेंट को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया एक टेबल में। यानी वो अरेंजमेंट को एक टेबल की शक्ल में दुनिया के सामने मौजूद कर दिया। अच्छा, एलिमेंट को टेबल की शक्ल में मौजूद किया, कैसे मौजूद कर दिया, कैसे प्रेजेंट किया? तो उन्होंने उसके लिए वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उन्होंने किसका सहारा लिया? उन्होंने एलिमेंट की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज का सहारा लिया। कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी और कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी का सहारा लिया? हाइड्राइड, ऑक्साइड, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी ऑफ एलिमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसके बाद उन्होंने क्या नोटिस किया? उसके बाद उन्होंने नोटिस ये किया कि एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है। ये कैसे पता चला? तो जब तुम्हारे टेक्स्ट बुक में तुम उनके पीरियोडिक टेबल को देखोगे, तो उनके पीरियोडिक टेबल को तुम जब देखोगे तो तुम्हें वर्टिकल कॉलम भी मिलेंगे, हॉरिजॉन्टल रो भी मिलेंगे।
ठीक है। अच्छा, उन्होंने हॉरिजॉन्टल रो को नाम दिया पीरियड और उन्होंने वर्टिकल कॉलम को क्या नाम दिया? उन्होंने वर्टिकल कॉलम को नाम दिया ग्रुप। ठीक है, तो जब तुम ग्रुप देखोगे, अच्छा उनके पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप है? 8 ग्रुप है। अब ध्यान से सुनना, मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं। उनके पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप है। उन्होंने उस ग्रुप को नंबर दिया 1 to 8। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 से लेकर तो ग्रुप नंबर 7 तक, ग्रुप नंबर फ्रॉम ग्रुप नंबर 1 to 7, इसमें उन्होंने 2 और सब ग्रुप बनाए, यानी ग्रुप नंबर 1 के 2 ग्रुप बनाए, ग्रुप नंबर 2 के भी 2 सब ग्रुप, ग्रुप नंबर 3 के भी 2 सब ग्रुप, इस तरह ग्रुप नंबर 7 तक उन्होंने 2 सब ग्रुप बनाए और उन ग्रुप को नाम दिया ए और बी। ए में कौन से एलिमेंट आएंगे? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। और बी ग्रुप में कौन से एलिमेंट आएंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट। ये याद रखना है, जनरल नॉलेज के लिए बोल रहा हूं। जब तुम हायर स्टैंडर्ड में जाओगे और तुम जब वहां पर केमिस्ट्री लोगे तो तुम्हें फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या होता है वो बताया जाएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है वो बताया जाएगा। मैं एक बात बता रहा हूं, उनके पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप है, यानी 8 वर्टिकल कॉलम है। ठीक है, 8 वर्टिकल कॉलम का उन्होंने नंबर दिया 1 to 8, जिसमें ग्रुप नंबर 1 से लेकर तो ग्रुप नंबर 7 तक, ग्रुप नंबर 1 से लेकर तो ग्रुप नंबर 7 तक के 2 सब ग्रुप है और उस सब ग्रुप को उन्होंने नाम दिया ए बी। ए में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को लिखा और बी में किसको लिखा? ट्रांजिशन एलिमेंट को। इस तरह उन्होंने सारे 63 एलिमेंट को अपने टेबल में एकोमोडेट कर दिया। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। और इसका लॉ क्या बोलता है? मेंडलेव पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है? प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास। इसका मतलब ये होता है कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद दोबारा रिपीट होगी। कब? जब उसको हम अरेंज करेंगे एज पर द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पर। अब मेरे सामने टेक्स्ट बुक रखी है, अगर आपके सामने भी टेक्स्ट बुक हो तो बहुत बेहतर होगा। तो वो टेक्स्ट बुक मैं यहां पर बता देता हूं। देखो बच्चों, मैंने जैसे कि बताया टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 18 पर, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 18 पर यहां पर उन्होंने मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल दिया है। तुम देख रहे होंगे यहां पर 8 ग्रुप है, 8 ग्रुप है कि नहीं? 8 ग्रुप है। ठीक है, और उस ग्रुप को उन्होंने नंबर दिया है 1 to 8। अब यहां पर ये जो टेबल है ये प्रॉपर टेबल नहीं है, क्योंकि यहां पर सब ग्रुप नहीं बनाकर दिया है। ठीक है, लेकिन हर ग्रुप के 2 सब ग्रुप होंगे, ए और बी, ए और बी, ए और बी। अच्छा देखो, ग्रुप नंबर जब लिखा है उसके नीचे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले भी लिखे होंगे, R2O, RO, R2O3, RH4, RH4, RO2, RH3, R2O5। हर ग्रुप के नंबर के नीचे, अभी ग्रुप नंबर 1 के नीचे उसने लिखा है R2, ग्रुप नंबर 2 के नीचे लिखा है RO, ग्रुप नंबर 3 के नीचे लिखा है R2O3, ग्रुप नंबर 4 के नीचे लिखा है RH4, RO2, ग्रुप नंबर 5 के नीचे लिखा है RH3, R2O5। इसी तरह ग्रुप नंबर 8 तक लिखा हुआ तुमको नजर आएगा। हर ग्रुप नंबर के नीचे उन्होंने ये फॉर्मूले लिखे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं इसको, R2O या RO जो भी है, RH4, ये लिखे होंगे। ठीक है, अच्छा अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में ये R का मतलब क्या होता है? R का मतलब होता है एलिमेंट, O का मतलब होता है ऑक्सीजन, X का मतलब होता है हाइड्रोजन, R का मतलब होता है एलिमेंट, R मतलब एलिमेंट के नाम, O का मतलब ऑक्सीजन और H का मतलब होता है हाइड्रोजन। तो अब ये R2O क्या बन गया? ऑक्साइड। RO क्या बन गया? ऑक्साइड। RH4 क्या बन गया? हाइड्राइड। तो उन्होंने जब, हमने क्या बोला, उन्होंने जब उस अरेंजमेंट को ट्रांसफॉर्म किया टेबल में, तो उन्होंने क्या किया? सिमिलर ऑक्साइड वाले एलिमेंट को एक लाइन में लिखा। ठीक है, सिमिलर हाइड्राइड वाले मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाले एलिमेंट को एक पर्टिकुलर लाइन में लिखा। इस तरह उन्होंने ऐसे 8 ग्रुप बनाए। बात समझ में आ रही? 8 ग्रुप उन्होंने बनाए। तो वो टेबल में तुमको RO, RH4 ये जो मिलेगा, वहां पर R का मतलब है, ये बेसिकली क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ऑक्साइड का और हाइड्राइड का।
RO ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है, RH हाइड्राइड का फॉर्मूला होता है। R स्टैंड फॉर द एलिमेंट, R स्टैंड फॉर द एलिमेंट, O स्टैंड फॉर ऑक्सीजन, H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या बेसिकली पढ़ा। हमने पढ़ा मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के बारे में। मेंडलीफ के टाइम पे क्या क्या बातें याद रखनी है वो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। मेंडलीफ के टाइम पे कितने एलिमेंट नोन थे? 63 एलिमेंट पर थे। मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया तो वो एलिमेंट की कौन सी प्रॉपर्टी पर उन्होंने ज्यादा फोकस दिया? एटॉमिक मास। उसके बाद उन्होंने हर एलिमेंट के लिए अलग कार्ड बनाए और उस पर उनके एटॉमिक मास भी लिखे। फिर उन कार्ड को अरेंज किया एज पर द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पर। फिर उस अरेंजमेंट को ट्रांसफॉर्म किया एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की बेसिस पर। उस अरेंजमेंट को ट्रांसफॉर्म किया, कन्वर्ट किया, टेबल में कन्वर्ट किया। किस बेसिस पर? एलिमेंट की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस पर। वो कौन सी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात कर रहे हैं? हाइड्राइड, ऑक्साइड, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। जब टेबल बना, टेबल बनने के बाद उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद। कैसे हमको समझ में आएगा? तो ग्रुप नंबर 1 में R2O वाले ऑक्साइड वाले एलिमेंट लिखे, ग्रुप नंबर 2 में RO ऑक्साइड वाले एलिमेंट आ गए, ग्रुप नंबर 3 में R2O3 ऑक्साइड वाले एलिमेंट आ गए, ग्रुप नंबर 4 में RH4 हाइड्राइड वाले एलिमेंट आ गए, RO2 ऑक्साइड वाले एलिमेंट आ गए। इस तरह इससे उनको पता चला कि हाँ भाई एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद दोबारा रिपीट होती है। फिर उन्होंने इस बेसिस पर एक लॉ बनाया। वो लॉ क्या बनाया? प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास। इट मींस एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट होगी एक फिक्स इंटरवल के बाद। कब? जब हम एलिमेंट को अरेंज करेंगे एज पर द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पर। उनके पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम है, उनके पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रो है। हॉरिजॉन्टल रो को उन्होंने नाम दिया पीरियड का और वर्टिकल कॉलम को उन्होंने नाम दिया ग्रुप का। कितने ग्रुप है? 8 ग्रुप है। वो ग्रुप के नंबर क्या है? 1 to 8। ये था मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। जो पढ़ना था वो मैंने तुमको पढ़ा दिया। अब इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन तुमको पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, स्टेट द मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ, तो ये लिखना। दूसरा क्वेश्चन तुमको पूछेगा मेरिट्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है। और तीसरा क्वेश्चन तुमको पूछेगा मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के डीमेरिट्स क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। तो हमने मेंडलीफ के पीरियोडिक लॉ को पूरा पढ़ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। टिल देन, थैंक यू सो मच।